हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी यूनिट जो हमारी लास्ट यूनिट है क्लास 12 बायोलॉजी के उसके टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि एमपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेचुरल रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल रेसिडेंट जहाँ पे वो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसे बायोम बोलेंगे, नीच हैबिटाट या हैबिट बोलेंगे? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैबिटाट बोलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, एक सेकेंड, हाँ, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इनमें से जो कौन सा पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहता है, कभी भी उल्टा नहीं रहता है? क्या वो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ एज है? तो इसका सिंपल आंसर है पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि 10% लॉस की 10% एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ही जाती है, तो ऊपर जाते जाते जो है पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज नोन एज। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, एक रेट जिससे कि नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है कंज्यूमर के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी? तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो तो जो प्रोडक्ट बनता है ऑटोट्रॉप्स के द्वारा वो रहता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जब हम लोग उसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा देंगे वो। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वही रहती है जो कंज्यूमर बनाता है, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोला है कि कंज्यूमर बनाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट के अंडर ग्रो कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या साइकोफाइट बोलेंगे, हेलियोफाइट बोलेंगे या सैमोफाइट बोलेंगे या हेलोफाइट बोलेंगे? तो ये क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ते हैं, या ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताओगे सर्च करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक एमपी बोर्ड में नहीं पूछा है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे सर्च करके बताओगे। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू MPP, व्हाट डज R रिप्रेजेंट? ये इस पे तो भैया स्टार लगा लो, क्योंकि ये हर साल ही पूछता है एमपी बोर्ड। तो R जो रहेगा यहाँ पे वो हम लोग रेस्पिरेटरी लॉसेस को बोलेंगे, रेस्पिरेशन लॉसेस को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि एक ऑर्चिड ग्रो हो रहा है एपीफाइट, मैंगो की ट्री, जो आम के पेड़ है उस पर एक ऑर्चिड ग्रो हो रहा है, तो ये किसका है? तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म यानी कि जीरो और प्लस वाला फंडा है यहाँ पे, कि मैंगो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्चिड है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हमेशा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो हम कब बनाते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है वो हम लोग बनाते हैं, तो हर साल हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इकोसिस्टम इज जनरली। जो सी इकोसिस्टम में रहता है वो जनरली, आप याद रखना, इन्वर्टेड रहता है बायोमास के टर्म में। फिर जो 9th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में जो है कौन सा इनमें से हॉट स्पॉट है? क्या वो अरावली हिल्स है? बिल्कुल नहीं। क्या वो गंगेटिक प्लेन्स है? बिल्कुल नहीं। क्या वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान है? बिल्कुल नहीं। तो एक ही आंसर बच रहा है, वेस्टर्न घाट हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता है इंडिया में। फिर आ जाता है द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीसी इन अ न्यू एरिया इज कॉल्ड। एक ऐसी स्पीसी जिसको हमने एक एरिया में मतलब सक्सेसफुली रख दिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, इन्वेजन बोलेंगे या फिर एस बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेजन, कि हमने एक स्पीसीज को दूसरे एरिया में रख दिया है तो इन्वेड कर दिया उस स्पीसीज का। फिर आ जाएगा, विच लॉ एक्सप्लेन दैट एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10% एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये इसमें ये पूछ रहा है कि 10% लॉ किसने दिया था? तो आपको याद रखना है लिंचमैन ने दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी। फिर 12 आ जाएगा, लिचन आर अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। जो लाइकन है वो काय का एग्जाम्पल है? क्या वो कमेंसलिज्म का है, म्यूचुअलिज्म का है, अमेंसलिज्म या पेस्ट? तो ये जो है वो म्यूचुअलिज्म का है, जहाँ पे एल्गी और फंजाई रहता है, एल्गी और फंजाई। यहाँ पे दोनों जो रहते हैं वो प्लस प्लस में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इट्स कॉल्ड। अब अमाउंट, यहाँ पे मिनरल के बारे में पूछा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग, क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट?
इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडिंग स्टेट बोल रहे हैं। आप याद रखना, एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने वाला है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ex-situ कंजर्वेशन मेथड। अब यहाँ पे कौन सा एक ex-situ कंजर्वेशन है? ex-situ कंजर्वेशन यानी कि ऑफ साइट, यानी कि एक स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। क्या वो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक है, बायोस्फीयर रिजर्व है? इन चारों में से कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सीड बैंक। क्योंकि सीड बैंक में हम लोग यही तो करते हैं, सारी शीट को दूसरी जगह से उठा के एक जगह पे रख देते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलेंगे। फिर जो 15th क्वेश्चन है वो है माइक्रोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। जो माइक्रोराइजा है वो किस किस के बीच में होता है? क्या एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, या बैक्टीरिया एंड लेग्यूम रूट, या एल्गी या ब्रायोफाइट? तो इसका जो एग्जाम्पल है फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ माइक्रोराइजा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। एक आखिरी जो स्टेबल कम्युनिटी में सक्सेशन होता है इकोलॉजी का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम उसको सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे, या ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोलने वाले हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है द एबल क्वार्टर टर्म इज एसोसिएटेड विद। एबल क्वार्टर है वो किसके साथ एसोसिएटेड? पॉपुलेशन के साथ, सक्सेशन के साथ, बायोडाइवर्सिटी लॉस, या एनर्जी फ्लो के साथ? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद जो कैस्कोटा है या अमरबेल बोलता है, अमरबेल बोलते हैं जिसको, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, प्रेडेटर, या डिकम्पोजर? तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल यानी कि मेन मेड, जिसको हम इंसान ने बनाया है, वो इकोसिस्टम है? क्या वो फॉरेस्ट का है, ग्रासलैंड है, एक्वेरियम है, लेक है? तो ये तो सिंपल है कि एक्वेरियम। एक्वेरियम जहाँ पे हम लोग फिश को रखते हैं, मतलब ये इंसान ने बनाया है एक्वेरियम। या जो हुआ हमारी क्रॉप फील्ड हुई, फसल जहाँ पे हमारे खेत वेत है ना, वो सब मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन अ लायन एंड अ डियर इज। अब इसमें सिंपल पूछा है कि एक जो लायन है यानी कि शेर और हिरन के बीच में कौन सा हमारा रिलेशनशिप रहेगा? तो ये तो सिंपल है कि उन दोनों के बीच में जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रेडेशन का, कि इनमें से एक प्रे है और एक क्या है, हमारा होस्ट है। उसके बाद जो 21st क्वेश्चन है हमारा वो है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्राइमरी कॉज बाय। जो ओजोन लेयर रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, वो किस वजह से डिप्लीट होती जाती है, यानी कि खराब होती जा रही है? क्या वो CO2 के कारण, या फिर मीथेन, या फिर CFCs, या SO2 के कारण? तो ये जो खराब होती जा रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs के कारण होती जा रही है, जिससे कि ओजोन में छेद होने लगे हैं, परफोरेट होने लगी है, जिसके कारण जो हार्मफुल UV रेज है वो अब अर्थ पे आने लगी हैं, जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ जो है स्किन कैंसर या आई डैमेज का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब जो 22nd क्वेश्चन है वो है ना पॉपुलेशन इफ द नेटेलिटी रेट इज हायर देन द मोर्टेलिटी रेट। नेटेलिटी यानी कि जो बर्थ हो रहा है वो ज़्यादा हो, मोर हायर देन द मोर्टेलिटी रेट यानी कि इंसान मर कम रहे हैं और बर्थ ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? ऑब्वियस है भाई, पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज इज नोन एज। जो ट्रांजिशन जोन रहता है यानी कि एक जोन जहाँ पे दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन रहेगा उसको हम लोग क्या, तो इसको हम लोग क्या एक्टोटाइप बोलेंगे, इकोटाइप बोलेंगे, या इकोटोन बोलेंगे, इकार्ड बोलेंगे, या बायोम बोलेंगे? तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ। बायोम तो नहीं बोलने वाले हैं, इकार्ड कुछ टर्म ही नहीं होता है, एक्ोटाइप या इकोटोन हो सकता है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे वो है हमारा इकोटोन। ये जो क्वेश्चन है ये भी MP बोर्ड में आया नहीं है अभी तक, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके आने के चांसेस हैं, तो ये आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। कि इनमें से कौन सा एक सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। क्या वो कार्बन साइकिल है, न्यूट्रिएंट
सॉरी नाइट्रोजन साइकिल या फॉस्फोरस है या ऑक्सीजन साइकिल है। तो इसका सिंपल आंसर जो हो जाएगा वो हमारा फॉस्फोरस साइकिल है, क्योंकि हमने फॉस्फोरस साइकिल में पढ़ा है कि रॉक्स जो रहते हैं ना उनका जब पानी नीचे ज़मीन में आता है, फॉस्फोरस उसके साथ आता है तो सेडिमेंट के फॉर्म में रहता है वो, यानी कि ज़मीन पत्थर से निकलता है फिर वो फॉस्फोरस, जो पेड़ वगैरह रहते हैं, तो फॉस्फोरस साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है। इसीलिए हमने इसे सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल बोला है। अ स्पीसीज whose presence significantly affect the structure of an entire ecosystem is a एक ऐसी स्पीसी बताओ जिसके होने से जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो जाए। क्या उसे लिंक स्पीसी बोलेंगे या कीस्टोन बोलेंगे, पाइनर या एग्जॉस्टिक? तो इसको हम लोग बोलेंगे की स्टोन स्पीसी, यानी कि ये जो स्पीसीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रख रही है। अब एग्जरेज सक्सेशन अकर इन, ये सक्सेशन जो होता है वो काय में होता है? क्या वो वाटर में होता है, क्या वो वेयर रॉक ड्राई एरिया में होता है, या वो मार्शी एरिया में होता है, या डीप ओशियंस में होता है? तो ये जो हमारा एक्सरेज सक्सेशन है वो किस में होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमें याद रखना है जो एक्सरेज सक्सेशन रहता है वो बेयर रॉक या ड्राई एरिया, सूखी जगह जैसे कि डेजर्ट वगैरह में होता है। फिर ये फिर से वही रिपीट हो गया है। फिर जो 27th है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिसली एक्टिवेटेड रेडिएटेड पावर इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, कि कितनी परसेंट जो पावर रहती है वो प्लांट कैप्चर करता है? क्या वो 50%, 10%, 100 या 2 से 10% करता है? तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, पावर 10% ही एनर्जी कैप्चर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसी इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम इज, कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज का नंबर कितना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? या उसको कम्युनिटी बोलेंगे, बायोम नीच, या पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे? तो सिंपल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय, जो रेड डाटा बुक है वो कौन मेंटेन करता है, क्या इसमें रहता है? पहले तो जो रेड डाटा बुक है उसमें हमेशा जो स्पीसीज रहती है जो एक्सटेंट हो गई है या फिर ख़त्म होने की कगार पे है उनको हम लोग इसमें रखते हैं। उसको जो करता है वो याद रखना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ही जारी करता है हर साल। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारी डिकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन विच कंडीशन, जो डिकम्पोजिशन है वो इनमें से किन कंडीशन पे जल्दी होगा? क्या वो कोल्ड एंड ड्राई में होगा, सूखी जगह में, ठंडी जगह में, वार्म और मॉइस्ट में, एनारोबिक या हाई लिग्निन कंटेंट में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा बी, वार्म, यानी कि गर्म, और पानीदार थोड़ी मॉइस्चर होगा जिसमें उसमें डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। तो ये हो गए हमारे टॉप 30 क्वेश्चन फ्रॉम हमारी इकोलॉजी। अब इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला तो आपको ये वाला याद करना है कि डिकम्पोजिशन कहाँ होगा। जो दूसरा है वो याद रखना है रेड बुक के बारे में, और इसमें क्या डाटा रहता है वो याद रखना है। उसके बाद आपको ये तो याद नहीं रखना है कि नीच क्या बोलेगा, ये पार का कितना % जाता है ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाच वाला भी नहीं पूछने वाला है। फिर स्पीसीज हु सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग, फिर उसके बाद जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा हमारा कि ये तो मतलब कंसेप्चुअल है, पूछ भी सकता है कि अगर माइग्रेशन ज़्यादा हुआ और लोग चले गए एक जगह से तो क्या होगा, तो ये आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। फिर ओजोन डिप्लीशन के लिए भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दे रही हूँ मैं। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड डेयर, ये सब तो आपको चार्ट से याद रख के जाना ही जाना है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ जाना। फिर कस्कोटा के बारे में, हाँ, और एबल क्वार्टाट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। फिर जो है फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, माइक्रोएजा एसोसिएशन किसका है ये भी पढ़ना है आपको, और XC2 कंजर्वेशन, NC2 भी पढ़ के जाना है। फिर टमाटो ये नहीं होगा, लाइकन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 10% लॉ किसने दिया था, फिलिप्स में आने के हाई चांसेस है, लेंसमैन ने दिया था, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, पढ़ के जाना। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं, याद रखना है आपको। फिर द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली, ये भी आपको याद रखना है कि कैसा रहता है, तो याद रखना हमेशा अपराइट रहता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्चिड एंड मैंगो
यहाँ दिस वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी लॉस में यहाँ पे ये आर क्या बोलता है। फिर आ जाए प्लांट ग्रोइंग अंडर सनलाइट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, ये वाला भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट। तो मैंने जैसा आप लोगों से बोला था मैं सारे एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, मैंने करवाए हैं। आई होप आपको पढ़ के इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका ज़रूर आंसर करना कि द नेचुरल रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, या जो भी दूसरा था, जो होमवर्क क्वेश्चन था वीडियो में देख लेना आगे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।